इराक में अमेरिकी सेनाएं एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई के बीच में हैं। माइल्स और उनके कुछ साथी छिपने के लिए एक ढहती हुई इमारत के अंदर चले जाते हैं और दुश्मन पर गोलीबारी करते रहते हैं। दुर्भाग्य से उनके कप्तान को सीधे गर्दन में गोली लगी और उनका खून तेजी से बह गया और माइल्स की बाहों में ही उनकी मौत हो गई। अचानक एक विस्फोट से पूरी इमारत हिल जाती है और माइल्स के फिर से लड़ने के लिए बाहर निकलने से पहले क्षेत्र में एक चमकदार रोशनी दिखाई देती है। जैसे ही वह पहाड़ी पर चढ़ता है, एक गोली उसके पेट में लगती है और वह जमीन पर गिर जाता है। माइल्स ऊपर देखता है और देखता है कि दो मिसाइल जैसी वस्तुएं उड़ रही हैं और उसके पीछे एक अजीब विमान उड़ रहा है, जो अचानक उसकी ओर अपनी रोशनी घुमाता है और बेहोश होने से पहले उसे चीखने पर मजबूर कर देता है। कुछ समय बाद माइल्स एक अजीब कमरे के अंदर दर्द से जाग उठता है। यहाँ कोई खिड़की या दरवाजा नहीं है, यह कोने से कोने तक हर इंच को कवर करने वाले भूरे रंग के पैनल हैं। माइल्स खुद को खड़े होने और दीवार को करीब से देखने के लिए मजबूर करता है, लेकिन उसके घाव से भारी खून बह रहा है और वह फिर से गिर जाता है। वह मदद के लिए चिल्लाता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता है, इसलिए वह घाव को साफ करने और उसे लपेटने के लिए अपनी आपातकालीन आपूर्ति का उपयोग करता है। फिर माइल्स अपने रेडियो का उपयोग करने का प्रयास करता है, हालांकि यह काम नहीं कर रहा है। जब वह ऊपर देखता है तो उसे दीवार पर त्याग शब्द दिखाई देता है, जो पहले वहां नहीं था। वह फिर से मदद मांगने की कोशिश करता है और इस बार वह अरबी में कुछ शब्द जानता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब वह फिर से देखता है तो दीवार अब कहती है, सब छोड़ दो, और फर्श दिखाता है, पापी की आत्मा को बचाओ। माइल एक और नजर डालता है और अब वाक्यांश कहता है, सारी आशा छोड़ दो। चक्कर आने लगते हैं। माइल्स ने अपना बैकपैक और अपने कपड़े उतार दिए, यह महसूस करते हुए कि कमरे का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। माइल्स का शरीर पागलों की तरह पसीना बहाता है और वह घबराने लगता है, दीवार से टकराने लगता है और बाहर जाने की गुहार लगाता है। जब उसका पसीना जमीन पर टपकता है तो उसका पसीना उबलने लगता है और माइल्स सोचने लगता है कि क्या वह सचमुच मर गया है। धीरे धीरे वह अपना दिमाग खो देता है और इस हद तक पागल हो जाता है कि वह दीवारों पर गोली चलाने के लिए अपनी बंदूक उठा लेता है। आखिरकार गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है और वह जमीन पर गिर जाता है और बेहोश होने से पहले असहनीय दर्द से चिल्लाता है। बाद में जब माइल्स जागते हैं तो तापमान सामान्य हो जाता है। वह पानी पीने के लिए अपना फ्लास्क पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसी क्षण कमरे में घूमना शुरू हो जाता है। माइल्स अपनी चीजों के साथ इधर उधर फेंका जाता है। हर बार जब वह घूमती हुई दीवारों पर गिरता है तो उसे चोट लग जाती है। ये कुछ मिनटों तक चलता रहता है और जब यह अंततः बंद हो जाता है तो माइल्स को पता चलता है कि कमरा एक नई स्थिति में है, क्योंकि शब्द अब अलग अलग स्थानों पर हैं। उसे ये देखकर झटका लगा कि उसकी कुछ चीजें छत पर अटक गई हैं। पहले तो माइल्स ये सोचकर घबरा गए कि यह एक सपना है। जब वह शांत हो जाता है तो वह फिर से रेडियो चलाता है और कई मिनट की चुप्पी के बाद उसे एक महिला की आवाज सुनाई देती है, लेकिन कॉल तुरंत समाप्त हो जाती है। माइल्स को लगता है कि कमरे में सिग्नल अपवर्तित हो रहा है और उसे याद है कि उसके पास एक सेल फोन भी है, जो छत पर है। वह नंबर याद नहीं रख पाता, इसलिए वह स्टिकर की जांच करने के लिए अपनी दूरबीन का उपयोग करता है और अपने चाकू से फर्श पर नंबर उकेर देता है। अचानक फोन बजना शुरू हो जाता है और माइल्स उस तक पहुंचने के लिए कूदने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसका घाव और भी बदतर हो जाता है। इसके बाद वह जूता फेंकता है, लेकिन वह फोन पर लगने की बजाय छत पर भी अटक जाता है। उस समय दीवारों पर ठंड दिखाई देने लगती है, इसलिए माइल्स भ्रूण की स्थिति में आने से पहले किसी भी कपड़े को पहनने के लिए दौड़ता है, क्योंकि ठंड उसके चेहरे को भी ढकना शुरू कर देती है। क्षण भर बाद ठंड उतनी ही तेजी से गायब हो जाती है जितनी तेजी से आई थी और माइल्स के पास बैंगनी रंग की उंगलियां रह गईं। वह गर्मी की तलाश में अपने शरीर को रगड़ता है और फिर से फोन की घंटी सुनता है, इसलिए वह बस उंगली दे देता है। अचानक अलार्म बजता है और कमरा फिर से हिलने लगता है, जिससे फोन गिर जाता है। जैसा कि माइल्स को एक बार फिर दर्दनाक तरीके से इधर उधर फेंक दिया जाता है, वह सुनिश्चित करता है कि वह फोन तक पहुंचे और घूमना बंद होने से ठीक पहले उसे पकड़ ले। अब उसे अपने हेलमेट तक पहुंच भी मिल गई है, इसलिए वह उसे अपनी जेब में रखने के लिए अपनी पत्नी और बेटी की तस्वीर निकालता है। फिर वही युद्ध से पहले छिपाई गई कुछ गोंद खाता है। इसके बाद वह फोन पर कॉल लॉग की जांच करता है और उस नंबर को डायल करता है जिससे उसे कॉल किया गया था। पहले तो ये केवल स्थिर था, लेकिन जल्द ही वह एक महिला की आवाज सुन सकता था। वह बताती है कि उसका अपहरण कर लिया गया है और वह एक घूमने वाले कमरे में है, इसलिए माइल्स उससे इसका वर्णन करने के लिए कहता है और पुष्टि करता है कि वह बिल्कुल उसके जैसे कमरे में है।
जब महिला बताती है कि रोशनी का कोई स्रोत नहीं है लेकिन वह अभी भी देख सकती है, तो माइल्स को एहसास होता है कि वह भी उसी स्थिति में है और वह अपनी बाह को करीब से देखता है। ये लगभग वैसा ही है मानो उनके शरीर स्वयं प्रकाश स्रोत हों। फिर माइल्स ने महिला के बारे में और अधिक जानने के लिए कुछ प्रश्न पूछे, लेकिन वह घबरा गई क्योंकि उसे लगा कि वह किसी घोटाले का हिस्सा है। वह उस पर झपटता है और चिल्लाता है, समझाता है कि वह भी फंस गया है लेकिन उसका खून भी बह रहा है। महिला रोती है और माफी मांगती है, साथ काम करने के लिए सहमत होती है। उसका नाम डेम्सी है और अपहरण से पहले वह राजमार्ग पर थी। माइल्स को याद है कि उनकी टीम राजमार्ग के पास थी और डेम्सी पूछता है कि क्या वह वहां तैनात था, जिससे माइल्स घबरा जाता है क्योंकि उसने कभी नहीं कहा कि वह एक सैनिक था। डेम्सी ने उसे आश्वस्त किया कि उसने उसके द्वारा पूछे गए प्रश्नों और उसके बोलने के तरीके के आधार पर अनुमान लगाया था। उस पल में डेम्सी बोलना बंद कर देता है और दर्द से कराहने लगता है। माइल्स के टैग अचानक वापस खींच लिए जाते हैं और चेन उसका दम घुटने लगती है क्योंकि एक अदृश्य शक्ति उसकी बाहें भी खोल देती है, जिससे उसका फोन गिर जाता है। उसका शरीर तैरने लगता है और एक चमकदार रोशनी दिखाई देती है जो उसे जमीन पर गिराने से पहले उसके सभी अंगों को खींच लेती है। फोन पर डेम्सी को गिराते हुए भी सुना जा सकता है। तभी माइल्स को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वह डेम्सी को चेतावनी देता है कि कमरा फिर से हिलने वाला है। हालांकि इस बार दीवारें घूमने के बजाय अंदर की ओर बढ़ने लगती हैं। माइल्स घबरा जाता है और दीवार को धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब माइल्स जागता है तो उसे पता चलता है कि कमरा सिकुड़ गया है। उसे घबराहट का दौरा पड़ता है क्योंकि डेम्सी फिर से फोन करती है और उसे बताती है कि उसका कमरा भी छोटा हो गया है। जब उसे एहसास होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो वह उसे शांत करने के लिए नर्म शब्दों से उसका मार्गदर्शन करती है। फिर डेम्सी कोसने लगती है क्योंकि वह अपना कंधा पीछे कर रही है। माइल्स ने दीवार पर उन भाषाओं में शब्द देखे जिन्हें वह नहीं समझ सकता और डेम्सी ने पुष्टि की कि वे उसके कमरे में भी हैं। मैसाचुसेट्स के एक स्थान का उल्लेख करते हुए डेम्सी यह भी बताती है कि जब वह राजमार्ग पर थी तो किसी ने उसे नहीं पकड़ा। इससे माइल्स को एहसास होता है कि उनके लिए बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनका फोन एक बंद नेटवर्क से संबंधित है और उन्हें अभी भी लगता है कि वे इराक में हैं। डेम्सी भी घबरा गई क्योंकि ऐसा कुछ स्थापित करने में कई दिन लग जाएंगे और उसका दावा है कि वह लगभग 1 घंटे तक वहां रही। वह कोई महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए वह समझ नहीं पा रही है कि कोई उसे क्यों ले जाएगा, लेकिन अपहरण से पहले उसने आकाश में माइल्स जैसी ही चीजें देखी। नेक्स्ट माइल्स ये जांचने के लिए अलग अलग दीवारों से चिल्लाना शुरू कर देती है कि क्या डेम्सी उसका बनकर पड़ोसी है, लेकिन वह उसे सुन नहीं पाती है। वह आश्चर्यचकित है कि उसे उसका नंबर कैसे मिला और डेम्सी का कहना है कि यह उसकी छत पर दिखाई दिया। अचानक फोन एक और कॉल की घोषणा करता है और माइल्स डेम्सी से कहता है कि कॉल लेने से पहले उसे बाद में कॉल करे। एक आदमी दूसरी भाषा में बात करना शुरू करता है इसलिए माइल्स अंग्रेजी मांगता है। वह आदमी धाराप्रवाह नहीं है, लेकिन वह ये कहने में कामयाब रहता है कि वे जीत नहीं सकते क्योंकि वे समीकरण हल नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें मरना होगा। इससे पहले कि माइल्स स्पष्टीकरण मांग सके, कॉल समाप्त हो जाती है और फोन वापस डेम्सी में बदल जाता है। माइल्स उससे पूछती है कि क्या वह उसके घाव पर पट्टियां बदलते समय किसी समीकरण के बारे में कुछ जानती है, लेकिन डेम्सी को कोई समीकरण नहीं दिख रहा है। फिर डेम्सी यह जानने के लिए किसी प्रकार का पैटर्न स्थापित करना चाहती है कि उन्हें क्यों चुना गया, क्योंकि वह विश्वास नहीं कर सकती कि उन्हें यादृच्छिक रूप से चुना गया था। वह बताती है कि वह बीजगणित की शिक्षिका है और उसकी सगाई एक पूर्व सैनिक से हुई है। हालांकि वह अपने मंगेतर के बारे में बात करते हुए बहुत खुश नहीं लगती है, जिसका अर्थ है कि युद्ध से घर आने के बाद वह बहुत बदल गया है। बदले में माइल्स मानते हैं कि उनके और उनकी पत्नी के बीच फिलहाल अच्छे संबंध नहीं हैं। फिर माइल्स दीवारों पर लिखे शब्दों को देखते हुए अपने बैग से आखिरी राशन खाता है। कुछ शब्दों में वर्ष हैं जो 1951 से 2007 तक हैं। माइल्स को लगता है कि वे उनका उपयोग गड़बड़ करने के लिए कर रहे हैं और वे नकली हैं क्योंकि उनके लिए यह 1991 है। डेम्सी हंसती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह स्मार्टफोन का उपयोग नहीं कर रहा है और बात करती है सोशल मीडिया और सेल्फी जैसी चीजें, लेकिन माइल्स उसे नहीं समझती। अचानक कमरा चमकने लगता है और ऐसा शोर होने लगता है जिससे माइल्स के कानों से खून बहने लगता है, लेकिन फिर भी वह ये देखने के लिए अपनी घड़ी देखता है कि कमरे में बार बार हलचल हो रही है। वह अपना सिर पकड़ने से पहले अपनी बांह पर समय लिखता है, मरने से पहले असहनीय दर्द में चिल्लाता है। कुछ क्षण बाद वह कांपते हुए उठता है और उसे सांस लेने में परेशानी हो रही है। वह बज रहे फोन को उठाने में असमर्थ है।
शब्द उत्तर दीवार पर दिखाई देता है, इसलिए वह खुद को कॉल लेने के लिए मजबूर करता है। वह डेम्सी को बताता है कि पर्याप्त हवा नहीं है और अंततः उसे पता चला कि कमरा अब और भी छोटा हो गया है। डेम्सी के साथ भी ऐसा ही हुआ, जो अपना सिद्धांत साझा करती है। वह सोचती है कि वह, माइल्स और अन्य लोग अलग अलग वर्षों में एक ही समय में एक ही कमरे में हैं। वह उसे दीवार पर कुछ बनाने के लिए कहती है और माइल्स एक एक्स बनाता है, जिसे बाद में डेम्सी द्वारा खींचे गए हाथ से घेर दिया जाता है। उनके समय में वर्ष 2020 है। वह चौथे आयाम के बारे में बात करती है और साझा करती है कि वह हमेशा गणित में औसत से बेहतर रही है, जिससे माइल्स ने स्वीकार किया कि वह हमेशा गणित में बहुत अच्छा रहा है, लेकिन वह कभी भी अकादमिक प्रकार का नहीं था। थकावट महसूस करते हुए माइल्स जमीन पर गिर जाते हैं और इशारा करते हैं कि ये प्राणी शायद कमरे में सभी अजीब बदलावों के साथ अपने शरीर का परीक्षण कर रहे हैं। वह डेम्सी से भविष्य के बारे में पूछता है और उसे ये सुनकर दुख होता है कि युद्ध अभी भी जारी है। माइल्स इसे पिता के पाप कहते हैं और साझा करते हैं कि उनके अपने पिता ने मरने से पहले वियतनाम में लड़ाई लड़ी थी। डेम्सी उसका नाम पुकारता है और वह तुरंत उठता है और कहता है कि उसे उसकी जरूरत है। उसी समय माइल्स ने देखा कि उसका अरबी शब्दकोश उसके बैग से बाहर गिर गया और कुछ प्रतीक दीवार पर मौजूद प्रतीकों से मेल खाते हैं। वह संदेश का अनुवाद करना शुरू करता है और इसे फर्श पर लिखता है ताकि डेम्सी भी इसे देख सके, और अंतिम परिणाम एक समीकरण है। डेम्सी इसे एक प्रसिद्ध गणितज्ञ के काम के रूप में पहचानते हैं जिन्होंने उच्च आयामों का अध्ययन किया, लेकिन वह इसे कभी पूरा नहीं कर पाए। फंसा हुआ एक अन्य व्यक्ति अवश्य ही गणितज्ञ होगा और उसने इसे एक सुराग के रूप में लिखा होगा, जिससे माइल्स और डेम्सी को एहसास होगा कि अपरित सभी लोग किसी न किसी तरह से गणित से जुड़े हुए हैं। अचानक कोई उन्हें कवर करने के लिए अरबी समीकरण और अनुवाद दोनों पर लिखना शुरू कर देता है, इसलिए माइल्स को जो याद आता है उसे अपनी बांह पर लिखने की जल्दी होती है। फिर डेम्सी ने कबूल किया कि वह एक शिक्षिका के रूप में काम करती है, लेकिन वास्तव में उसके पास गणित में बहुत उन्नत डिग्री है। उसके मंगेतर ने उसे पढ़ाने का काम दिलवाया क्योंकि जब वह स्मार्ट बातें करती थी तो उसे यह पसंद नहीं था। डेम्सी माइल्स से पूछता है कि क्या युद्ध ने उसे बदल दिया है और उसे किसी ऐसे व्यक्ति को चोट पहुंचाई है जिसे वह प्यार करता है, तो वह बताता है कि युद्ध इंसानों को जानवरों में बदल देता है। यह अनुमान लगाते हुए कि डेम्सी का मंगेतर अपमानजनक होगा, उसने साझा किया कि उसके अपने पिता उसकी मां को पीटते थे, लेकिन माइल्स कुछ नहीं कर सका क्योंकि वह बहुत छोटा था। जिस दिन उसने अपने पिता को रोकने की कोशिश की, उस आदमी ने माइल्स को पुल आउट बिस्तर पर फेंक दिया और उसे बंद कर दिया। वह न तो हिल सकता था और न ही सांस ले सकता था, वह केवल अपने पिता को उसकी मां को पीटते हुए सुन सकता था। इसके बाद डेम्सी ध्यान केंद्रित करती है और समीकरण को याद करने में सफल हो जाती है, इसलिए माइल्स उसे कोई अन्य परिवर्तन होने से पहले इसे दीवार पर लिखने के लिए कहता है। डेम्सी संघर्ष करती है क्योंकि वह दीवार को खरोंचने के लिए अपनी चाबियों का उपयोग कर रही है, जिसमें समय लगता है। उसी क्षण कमरा हिलने लगता है और माइल्स के हाथ जमीन को छूने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वह उन्हें हटाने की कोशिश करता है लेकिन हटा नहीं पाता। ऐसा लगता है कि गुरुत्वाकर्षण खिंचाव काफी मजबूत हो गया है। जल्द ही माइल्स के घुटनों को भी नीचे खींच लिया जाता है और उसके चेहरे पर जमीन पर गिरने से पहले गोली उसके घाव से बाहर खींच ली जाती है, जिससे उसका खून और भी अधिक बह जाता है। माइल्स चिल्लाता है क्योंकि उसका पूरा शरीर खिंचाव के बल को झेलता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाता है। कांपता हुआ माइल्स फोन की ओर बढ़ता है और टूटी हुई स्क्रीन देखकर उसे कोसता है। तभी अलार्म बजता है और कमरा फिर से घूमने लगता है। चूंकि यह छोटा है, माइल्स इधर उधर फेंकने के बजाय एक दीवार से दूसरी दीवार तक छलांग लगा सकते हैं। इस बार घूमना ज्यादा देर तक नहीं चलता और रोशनी कुछ सेकंड के लिए बुझ जाती है। जब माइल्स दोबारा देख पाता है तो उसे पता चलता है कि कमरा और भी सिकुड़ गया है। जैसे ही वह कांपता है और खुद को इसे साथ रखने की याद दिलाता है, माइल्स फोन की कोशिश करता है। पहले तो कुछ नहीं होता और वह हार मानने को तैयार हो जाता है, लेकिन अंततः डेम्सी जवाब देता है। दुर्भाग्य से वह विदेशी व्यक्ति के कॉल से बाधित हुई, जो कहता है कि वे देख या जान नहीं सकते। आदमी बार बार दोहराता रहता है कि उन्हें असफल बलिदान देना होगा और माइल्स को समझ नहीं आता कि उसका क्या मतलब है, इसलिए वह फोन रख देता है। अब वह डेम्सी से दोबारा बात कर सकता है, हालांकि पहले उसे स्थिति रुकने का इंतजार करना होगा। डेम्सी का कहना है कि उसका हाथ टूट गया है, उसकी बैटरी खत्म हो रही है और मौत ही उनका एकमात्र विकल्प है। माइल्स को एहसास होता है कि वह पूरे समय विदेशी आदमी के साथ काम कर रही है, इसलिए डेम्सी अंततः वही साझा करती है जो वह जानती है।
उन्हें एक श्रेष्ठ प्रजाति द्वारा पकड़ा गया जो ये जांचने के लिए मानव बुद्धि का परीक्षण कर रही है कि क्या वे खतरा है। डेम्सी का मानना है कि मानवता इतनी स्मार्ट नहीं है कि इन एलियंस के खिलाफ जा सके, लेकिन माइल्स ने कसम खाई है कि वे पर्याप्त एकाग्रता के साथ कमरे को नियंत्रित करना सीख सकते हैं। जैसे ही डेम्सी समीकरण के बारे में सोचता है और कैसे समाधान भागने का उत्तर होना चाहिए, रोशनी बुझ जाती है। अंधेरे में माइल्स को एलियंस पर चिल्लाते और कोसते हुए सुना जा सकता है, जो उसे शांत करने के डेम्सी के प्रयासों को नजरअंदाज कर रहा है। अचानक उसे युद्ध के दौरान की याद आने लगती है और उसके पिता उसकी मां की पिटाई करते हैं, जिससे माइल्स मनोवैज्ञानिक यातना के तहत चिल्लाने लगता है। वह अपनी बंदूक की ओर हाथ बढ़ाते हुए फर्श पर छटपटाता है, लेकिन वह अपने सिर में किसी चीज से अपना बचाव नहीं कर पाता है। अंततः फ्लैशबैक बंद हो जाता है और माइल्स एलियंस को बताता है कि वे जीत गए हैं, इसलिए वह उनसे चीजें खत्म करने के लिए कहता है। जैसे ही वह रोता है, यदि आवश्यक हो तो वह अपनी बंदूक को स्वयं नष्ट करने के लिए तैयार कर लेता है। वह कहता है कि वह अब अपने सभी आघातों से नहीं निपट सकता और अपने पिता से पूछता है कि उसने अपनी मां को क्यों मारा, ये स्वीकार करते हुए कि वह धीरे धीरे अपना पिता बन रहा है लेकिन बनना नहीं चाहता। खुद को ये याद दिलाने के बाद कि वह उसका पिता नहीं है, माइल्स ने बंदूक नीचे कर दी और डेम्सी को बुलाया, जो रो भी रहा था। उसने अपने मंगेतर के फ्लैशबैक देखे और उसने स्वीकार किया कि उस पर उस समय के जख्म हैं जब उसने उसे पीटा था। एक दिन वह अंततः भाग गई और राजमार्ग पर इतनी तेजी से गाड़ी चलाई कि वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई, तभी एलियंस उसे ले गए। डेम्सी माइल्स से पूछता है कि क्या उसने कभी अपनी पत्नी को चोट पहुंचाई है, तो माइल्स जवाब देता है कि उसने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन उसने इसके बारे में सोचा है। निराश होकर डेम्सी ने फोन रख दिया। तभी एक विदेशी व्यक्ति का फोन आता है और वह समीकरण को हल करने की कोशिश करने के लिए माइल्स को डांटता है। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि डेम्सी और माइल्स एक दूसरे को हाथ छूते हुए और रोशनी में तैरते हुए देख रहे हैं। उनके चारों ओर दीवार के पैनल भी तैर रहे हैं, जिनमें अपहरण किए गए अन्य सभी लोगों को दिखाया गया है। इसका मतलब है कि उन्होंने समीकरण सुलझा लिया है और सभी पीड़ितों को मुक्त करा लिया है। डेम्सी और माइल्स एक दूसरे को नमस्ते कहते हैं और रोशनी में गायब होने से पहले एक मुस्कान साझा करते हैं। कुछ सेकंड बाद माइल्स वापस इराक में दिखाई देता है। वह अपनी टीम के पास वापस जाने लगता है, तभी उसे सायरन की आवाज सुनाई देती है और विमान उड़ते हुए दिखाई देते हैं। जब उसे अमेरिकी सैनिक मिलते हैं तो वे आसमान में कुछ खतरनाक चीज देख रहे होते हैं।